हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। कौन? वो है बैंक। जी हाँ दोस्तों, बैंक के बिना जिंदगी पूरी तरह से अधूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक के कुछ टर्म्स से इतराते हैं, डरते हैं, समझ में नहीं आता, कंफ्यूज्ड होते हैं और बैंक में जाने से भी उन्हें परेशानी बहुत सारी होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा वो एजुकेट नहीं है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको समझाऊंगा, आपको एजुकेट करूंगा कि बैंक क्या है, बैंकिंग के कुछ टर्म्स क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आज हम बात करेंगे बैंकिंग टर्म्स, बैंक कैसे पैसे कमाता है, बैंक कैसे काम करता है और बैंकिंग कैसे हमारे इंडियन इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो इस सारी चीजों के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में बीएफएसआई अड्डा 24/7। अगर आप मुझे किसी और चैनल में देख रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मैटर नहीं करता कि आप बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं या आप किसी भी इंडस्ट्री में अपना करियर देखते हैं या करियर बना चुके हैं, आपके लिए ये चैनल काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें हम अलग अलग तरह के वीडियोस, अलग अलग तरह के लाइव सेशंस लाते रहते हैं, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, या फिर बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेवेंट बहुत सारे अलग अलग यूनिक फैक्ट्स भी है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और ये जो हमारा जो डर है बैंक को लेकर, बैंक टर्म्स को लेकर, उस डर को दूर करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बैंकिंग मास्टर क्लास के वीडियो सीरीज 1 पे। ऑलराइट, जहां पे आप समझेंगे बैंकिंग के टर्म्स को बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से। शुरुआत करता हूं। आप दोस्तों पीछे देख सकते हो, मेरा एक पीपीटी मैंने तैयार किया है। ये सारे कंटेंट्स आप यहां पे सीखने वाले हो। बैंक क्या है, बैंक कैसे काम करता है, बैंक कैसे पैसे कमाता है। अगर बैंक की मैं बात करूं तो बैंक हमारे इंडियन इकोनॉमी में बैंक का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, कैसे होता है, बैंक कितने तरह के होते हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या है, एसेट्स लायबिलिटीज बहुत सुना होगा, वो एग्जैक्टली क्या होता है, और उसके अलावा कासा क्या है, आरडी एफडी क्या है और एनपीए क्या होता है। तो यहां पे आप किसी भी लेवल पे हो, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक, ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 हमारा जो है दोस्तों, वो है बैंक। अब सबसे पहले समझेंगे बैंक होता क्या है एग्जैक्टली। तो दोस्तों, बैंक का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पे आप अपना जो डिपॉजिट होता है, जो अपना पैसा होता है, आप अपने पैसे को जमा करते हो, पैसे को सुरक्षित रखते हो, राइट। और उन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग जरूरतमंद लोगों को उधार देने के लिए, लोन देने के लिए। आप जो पैसा जमा करते हो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, पे किया जाता है इंटरेस्ट, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा रख के आपको दिया जाता है। तो ये बैंक का तरीका होता है। बैंक में सिर्फ आपको सेविंग अकाउंट्स ही नहीं, अलग अलग तरह के अकाउंट्स होते हैं। बैंक में आप सेव करने के लिए भी आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं, यानी कि आपको आपकी जो सेविंग हैबिट है, पैसा सेव करने की जो आदत है, उसको बेहतर बनाने के लिए सेविंग अकाउंट खुलाया जाता है। करंट अकाउंट की बात करें तो दोस्तों, करंट अकाउंट भी लोग खोलते हैं। बैंक्स में करंट अकाउंट खुलाया जाता है, और वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपको बिजनेस पर्पस के लिए, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, छोटा मोटा बिजनेस भी है, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको बैंक अकाउंट खुलाना होता है, जो कि करंट अकाउंट होता है। दोस्तों, मैं आपको यहां पे बैंक बता रहा हूं, राइट। तो बैंक और क्या काम करता है? बैंक करता है आपको अकाउंट्स, यानी आप अपने पैसे तो जमा करते ही है, साथ में बैंक आपको उधार भी देता है। बैंक आपको अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग सुविधाएं भी देता है। तो ये बैंक होता है। बेसिकली आपने अक्सर सुना होगा बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, ये है, वो है। तो इसको हम आसान भाषा में समझ रहे हैं, राइट। बैंक एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपना पैसा सुरक्षित रखते हो, और बैंक के जरिए आप बड़े आसानी से, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो बैंक के जरिए आप बड़े आसानी से लोन वगैरह ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। तो ये बैंक का कॉन्सेप्ट होता है। दोस्तों, अगर इंडिया में बात करूं, पहला बैंक कौन सा था जो इंडिया में शुरू हुआ था, तो वो था 1770 में। 1770 में पहला बैंक आया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि कोलकाता में शुरू हुआ था। और अगर आप वर्ल्ड लेवल की बात करोगे, पहला बैंक वर्ल्ड में कौन सा था, तो वो था बैंक ऑफ वेनिस। वेनिस एक जगह है जो कि इटली में है। तो इटली, क्योंकि दोस्तों होता क्या था कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले यूरोपियन जो कंट्रीज है वहां से शुरुआत हुई थी इस बैंकिंग प्रचलन का, बैंकिंग सिस्टम का। तो दोस्तों, ये जो शब्द है बैंक, ये एग्जैक्टली कहां से आया?
तो बैंक शब्द होता क्या था, जब यूरोपियन कंट्री की बात करो, जर्मनी, इटली, तो इन कंट्रीज में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे वो अपने बिजनेस डील्स होती थी, जो बड़े बड़े बिजनेस क्लोज वो करते थे, वो एक बेंच पे बैठे करते थे और इस बेंच पे बैठ के आराम से ये अपनी डील क्लोज करते थे, अपने बिजनेस डीलिंग्स को क्लोज करते थे। और इस बेंच को यूरोपियन लैंग्वेज में बोलते हैं बैंके, BANQUE। और उसी बैंक के वर्ड को मॉडिफाई करके बैंक वर्ड का इजाद किया गया। तो इस तरह बैंक शब्द हम सबके जहन में, हम सबके सामने आया। तो दोस्तों बात करते हैं बैंक, तो हमने समझ गया बैंक क्या होता है। बैंक काम क्या करता है? बैंक आपके डिपॉजिट्स रखता है, आपके पैसों को रखता है। आप जो पैसा आप कमाते हो, मान लीजिए आप 100 रुपए कमाते हो, आप 50 रुपए खर्च करते हो, 50 रुपए आप अपने बैंक में जमा करते हो। तो ये 50 रुपए आपने अपने बैंक में दे दिया। बैंक क्या करेगा? बैंक आपको आपका अकाउंट तो खुलाएगा, साथ में लोन भी अलग अलग लोगों को जिनको जरूरत होती है उनको लोन भी देता है, उनको अलग अलग सुविधाएं भी देता है। तो बैंक एग्जैक्टली यही काम करता है। अब बैंक पैसे कैसे कमाएगा? आपको बैंक ने आपसे पैसे लिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपने, जैसे मैंने अभी 100 रुपए का बताया, तो आपसे बैंक ने 50 रुपए लिए। 50 रुपए आपका सेविंग्स है बैंक में। बैंक उस पर आपको 3% या 2% या 4% आपको इंटरेस्ट देगा। उस जो जमा है, उस जमा वाले पैसे पे आपको 4% या 3% इंटरेस्ट बैंक देगा। वही पैसा आपका, जैसे आपने अगर 50 रुपए डाला है, तो आप जैसे और भी 1000 लोग होंगे जो 50 रुपए, 60 रुपए या और ज्यादा करके, एग्जाम्पल है सिर्फ ये, तो ऐसे डालेंगे, राइट। तो उन पैसों को, जो एक इकट्ठा पैसा होगा बल्क में, उस पैसे को बैंक क्या करती है? बैंक लोन देती है दूसरे कस्टमर्स को जिनको पैसों की जरूरत होती है। तो बैंक, अगर आप सेव कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, तो सेविंग्स पे बैंक आपको पैसा देगी, इंटरेस्ट देगी, कितना? 2% या 3%। लेकिन जिसको ये लोन दे रही है बैंक, उनसे चार्ज करती है करीब करीब 8%, 10%, 15%, 20%, 25%। इतना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करती है, इतना परसेंट इंटरेस्ट बैंक लेती है उन लोगों से जिनको बैंक लोन देती है। और जो डिफरेंस आता है, यानी कि सेविंग अकाउंट पे दे रही है कितना? 2% या 3%, और लोन में ले कितना रही है? 8% से लेके 25% तक का चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक लोन्स में। तो जो डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस कितना आ रहा है? ये 6-7% से लेके डिफरेंस आता है करीब करीब 28%, 25%, इतना परसेंट का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, ये एक बहुत बड़ी कमाई का जरिया है, ये बहुत बड़ी अर्निंग है बैंक्स की। तो दोस्तों ऐसे बैंक पैसे कमाता है। इसके अलावा क्या तरीका है? इसके अलावा क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा बेहतर, और बोल सकते हैं कि ये लोन के अलावा अगर कोई कॉन्सेप्ट है जिससे बैंक पैसा कमाता है, वो है क्रेडिट कार्ड। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड तो है, वो यूज तो करते हैं, बट उनको बहुत सही तरीका नहीं पता क्रेडिट कार्ड यूज करने का। इसीलिए क्रेडिट कार्ड में जो चार्जेस लगते हैं, जो इंटरेस्ट लगता है, वो 40 से 42% तक लगता है। तो ये भी एक बहुत मोटी कमाई का जरिया होता है बैंक का। बैंक इसके अलावा जो बड़े बड़ी बिजनेस होते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनीज होती है, उनके जो प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बैंक गारंटी हो गया, तो ये जो तरीके होते हैं दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट होते हैं या सर्विस जो होते हैं या ये फैसिलिटी जो होते हैं, इसके जरिए भी बैंक काफी अच्छा खासा पैसा कमाती है। इसके अलावा कुछ चार्जेस हो गए आपके, बहुत सारे प्रोसेसिंग चार्जेस हो गए, प्रोसेसिंग फीस हो गई, आपके हिडन चार्जेस हो गए, कुछ आपके एनुअल चार्जेस हो गए, कुछ आपके एंट्री चार्जेस होते हैं किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, इनसे भी बैंक अपना अर्निंग्स करती है, अपना कमाई करती है। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों कि बैंक, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बैंक का क्या रोल है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, यानी कि बैंक का बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। तो दोस्तों समझिएगा इसको कैसे। सबसे पहले मार्केट को स्टेबलाइज करना, मार्केट को पूरी तरह से रेगुलेट करने का काम बैंक ही करती है, राइट। कैसे करती है? जैसा भी मैंने बताया, आप बैंक्स में बहुत सारे लोग अपना सेविंग्स ओपन कराते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, अपना डिपॉजिट्स रखते हैं, अपनी सेविंग्स रखते हैं, राइट। और बैंक्स के जरिए जितने भी लोगों को, हमारे भारत में, हमारे देश में जितने भी लोगों को पैसे की जरूरत होती है,
पैसे की जरूरत मतलब बेसिक नीड्स, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इन सब की अगर जरूरत होती है तो बैंक क्या करती है, उन्हीं पैसों को उठा के सर्कुलेट करती है, उन्हीं पैसों को उठा के आगे लोन देती है। उस लोन से क्या होता है, लोन से उनकी जो जरूरतमंद चीजें हैं या फिर उनकी जो जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरी हो जाती है, वो नीड्स, वो रिक्वायरमेंट्स, वो जो भी इनकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती है, जिससे क्या होता है, गरीबी जो रेखा है, जो गरीबी रेखा है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होती है, जो पॉवर्टी होती है, जो गरीबी होती है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होती है। तो इस तरह रेगुलेट किया जाता है मार्केट को, नंबर 1 ये है पहला तरीका। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ये होता है कि बैंक, मान लीजिए आज एक बैंक ओपन होती है, तो अगर बैंक स्टार्ट हो रहा है तो बैंक, देखिए दोस्तों, जितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, जितनी भी रोबोटिक्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए, उसके बाद भी बैंक में एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, क्योंकि उन रोबोट्स को या फिर उन टेक्नोलॉजी को कमांड करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो अगर आपको यह लगता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जो बैंक्स में जॉब कम हो रही है, तो ऐसा नहीं है, बैंक में और ज्यादा जॉब बढ़ती जा रही है, जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो टाइम टू टाइम बढ़ रही है एज कंपेयर टू पहले। अगर जैसे बात करें आज से 10 साल पहले जो रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, आज वो रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा डबल हो चुकी है। तो बैंक में एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि नौकरी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नौकरी देना। बैंक के जरिए काफी लोग रोजगार होते हैं, काफी ज्यादा लोग रोजगार होते हैं बैंक के जरिए, जिसका एक सीधा ये सीधा रिलेट करता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंट्रीब्यूशन। ये बहुत बड़े बड़े तरीके हैं जिसके जरिए हमारा जो बैंक है वो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, बैंक आखिर कितने तरह के होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा बैंक, आपने बहुत सारा सुना होगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, आपका सरकारी बैंक हो गया, एसबीआई के ग्रुप्स हो गए। तो ये सब है क्या एग्जैक्टली? क्या यही टाइप्स हैं बैंक के या इसके अलावा भी कुछ है? चलिए समझते हैं। बैंक बेसिकली एज पर आरबीआई, आरबीआई है कौन, क्या है आरबीआई? तो दोस्तों आरबीआई है बैंकों का बाप, कहते हैं ना सबका बाप, तो वो आरबीआई है, बैंकों का भी बैंक है आरबीआई, सरकारों का भी बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, ये हमारे पूरे जितने भी बैंक्स हैं सब बैंकों का ये क्या है, ये सब करता धरता है। बैंक, जितने भी बैंक हमारे इंडिया में हैं वो सारे बैंक्स जो रेगुलेट होती हैं वो आरबीआई के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट होती हैं। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के बैंक होते हैं, एक होता है स्केड्यूल्ड बैंक, एक होता है नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। स्केड्यूल्ड बैंक क्या होता है? स्केड्यूल्ड बैंक मतलब आरबीआई का जो कानून है 1934 में दोस्तों, 1934 में आरबीआई का कानून आया था, आरबीआई का कानून पास किया गया था 1934 में। जो 1934 का आरबीआई का कानून था उसके अकॉर्डिंग दो हमारे दो तरह के बैंक्स होते हैं, स्केड्यूल और नॉन स्केड्यूल। स्केड्यूल बैंक का मतलब आरबीआई एक्ट 1934 के जो सेक्शन 2B में जितने भी बैंक लिस्टेड हैं वो सारे बैंक स्केड्यूल बैंक कहलाते हैं। फिर से बोल रहा हूं, स्केड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2B में जितने भी बैंक लिस्टेड हैं वो सारे बैंक स्केड्यूल बैंक कहलाते हैं। अब ये नॉन स्केड्यूल बैंक क्या होता है? ये नॉन स्केड्यूल बैंक, क्या इनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती? क्या इनको आरबीआई इनको ऑपरेट नहीं करती या इन पे आरबीआई की निगरानी नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉन स्केड्यूल बैंक भी आरबीआई के जरिए ही रेगुलेट किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा ही ऑपरेट या फिर निगरानी रखती है आरबीआई इन पे भी। लेकिन ये जो बैंक्स होते हैं नॉन स्केड्यूल्ड, ये लिस्टेड नहीं होते हैं सेक्शन 2B में, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2B में ये लिस्टेड नहीं होते। अब ये कौन से बैंक होंगे, क्या होगा? ये हो सकता है आपके कोई ना कोई ग्रामीण बैंक भी हैं जो कि नॉन स्केड्यूल बैंक में आते हैं, कुछ आपके कोऑपरेटिव बैंक भी हैं जो नॉन स्केड्यूल बैंक में आते हैं। तो नॉन स्केड्यूल बैंक और स्केड्यूल बैंक में डिफरेंस बहुत कम है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि रेगुलेट तो आरबीआई ही करेगी, निगरानी आरबीआई रखेगी, लेकिन जो प्रिविलेज, जो फायदा, जो अलग अलग तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं जो स्केड्यूल बैंक मिल सकते हैं या मिलते हैं वो नॉन स्केड्यूल बैंक नहीं मिलते। बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब स्केड्यूल बैंक को यहां पे डिवाइड किया है 2 पार्ट में, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक और स्केड्यूल कोऑपरेटिव बैंक। अब ये कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक का मतलब आप नाम से पता लग रहा है कॉमर्स, कमर्शियल।
तो कमर्शियल बैंक का मतलब होता है वो बैंक जो जितने भी बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग प्रोडक्ट्स, बैंकिंग सर्विसेज में डील करती है, हर तरह के सर्विसेज में डील करती है, वही आप एक कमर्शियल बैंक है। जैसे जो बैंक आप जानते हो, जैसे आपका प्राइवेट बैंक, आपका सरकारी बैंक, आपका ग्रामीण बैंक, आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ये सारे बैंक्स जो हैं दोस्तों, ये कमर्शियल बैंक में आ जाते हैं, जिनको डायरेक्ट आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई के जितने भी नॉर्म्स हैं, आरबीआई की जितने भी पॉलिसीज है, जितनी भी नीतियां हैं, वो सब लागू होती है इन सारे कमर्शियल बैंक्स पे। उसके अलावा दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा स्केड्यूल बैंक की बात करूं, तो स्केड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, तो ये भी आरबीआई के गाइडलाइंस पे तो चलता है, लेकिन इनकी अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इनकी अलग से क्या होता है, बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह के फाइनेंस कंपनीज हुआ करती है, राइट, जो कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, या कुछ इंडिविजुअल मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। वो एक बैंक का नाम दिया जाता है, ये बैंक का लाइसेंस इनको मिलता है, इनके फाइनेंशियल कंपनी को, राइट, और उसमें ये आरबीआई के रूल्स तो फॉलो करते ही हैं, साथ में अपना भी एक फेक रूल एंड रेगुलेशंस लेकर आते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए ये सारे बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए ये सारे बैंक्स रेगुलेट किए जाते हैं। इनके कुछ गाइडलाइंस होती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी होती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कमर्शियल बैंक्स की, तो पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी सरकारी बैंक। सरकारी बैंक दोस्तों वो बैंक होता है जो अपना प्रॉफिट का 50% से ज्यादा जो उनका शेयर है, 50% से ज्यादा जो उनका प्रॉफिट है, वो अगर सरकार से, भारत सरकार से जो शेयर करते हैं, वही बैंक आपके सरकारी बैंक होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, सरकारी बैंक वो बैंक होते हैं दोस्तों जो अपने प्रॉफिट का, अपने लाभ का 50% से ज्यादा प्रॉफिट, 50% से ज्यादा शेयर ये शेयर करते हैं किसके साथ? सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ। जो 50% से ज्यादा प्रॉफिट शेयर करते हैं भारत सरकार के साथ, वो जो बैंक होते हैं वो आपके सरकारी बैंक कहलाते हैं। प्राइवेट बैंक सिंपल सा मतलब है, प्राइवेट बैंक्स एक इंडिविजुअल मिलकर एक अपना प्राइवेट बैंक ओपन करता है। जैसे हम कंपनी खोलते हैं, जैसे हम कोई कंपनी खोलते हैं, वैसे एक प्राइवेट बैंक इंडिविजुअल एक बैंक खोलेगा। उसको पहले तो या तो हो सकता है वो फाइनेंस कंपनी पहले खोले, फिर उसमें जो कुछ एक टारगेट होता है वो टारगेट मीट कर लेता है, उसके बाद वो बैंकिंग के लिए अप्लाई करता है, बैंकिंग लाइसेंस के लिए। तब उस कंपनी को बैंकिंग लाइसेंस मिलती है, वो भी सारे नॉर्म्स को पूरा करने के बाद। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर फुलफिल करते हैं तो उसके बाद उसको बैंक का एक दर्जा मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है आरबीआई की तरफ से। तो वो बैंक प्रॉपर उनका जो प्रॉफिट होता है वो 50% से ज्यादा नहीं शेयर करते, 50% से कम ही शेयर करते हैं। जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं बेसिकली बड़े लेवल पे वो टैक्स पे करते हैं अपने सरकार को, भारत सरकार को। तो होते हैं आपके प्राइवेट बैंक। फॉरेन बैंक क्या होता है दोस्तों? फॉरेन बैंक का सिंपल सा मतलब है, नाम से पता चल रहा है, फॉरेन बैंक मतलब विदेशी वाला बैंक। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जैसे आपका एचएसबीसी बैंक। सो ये अलग अलग बैंक हैं जो जिनका हेड ऑफिस इंडिया में नहीं है, इनकी ब्रांचेस इंडिया में है, ये इंडिया में ऑपरेट होती है। अगर इंडिया में ब्रांचेस है तो आरबीआई ही इनको रेगुलेट करेगी, याद रखिएगा ये चीज। बैंक इंडिया, जिनका हेड ऑफिस इंडिया के बाहर होगा वो बैंक फॉरेन बैंक कहलाएगा, ठीक है। अगर ब्रांच इंडिया में है तो डेफिनेटली आरबीआई के रेगुलेशंस, आरबीआई की पॉलिसी इनको फॉलो करनी होगी, तभी ये कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। एसएफबी अभी हाल ही में हाल क्या साल हो रहा है, 9-10 साल हो रहा है। 9-10 साल पहले एक कैटेगरी नया ऐड हुआ था हमारे टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक में, वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने सुना होगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब बड़े फेमस स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों। जो ये एग्जैक्टली क्या करते हैं, ये इनका जो मेन टारगेट होता है ना, ये होता है रूरल एरियाज। इनका जो मेन टारगेट होता है वो होता है रिमोट एरिया, जहां पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंची, बैंकिंग प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच पाए ज्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे। तो ये उन सारे लोकेशंस को, उन सारे एरिया को कवर करते हैं। तो बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ना सारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करते हैं, ऑलराइट। ये लेकिन इनका ये है कि इनका एक फिक्स्ड है, कुछ परसेंट जो है इनका, कुछ परसेंट इनका जो कवरेज है वो रूरल एरिया यानी गांव वगैरह में, गांव
हो गए, कस्बे हो गए, बस्तियां हो गई, वहां पे इनका कवरेज ज्यादा होता है कंपेयर टू सिटी और अर्बन एरिया। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक, अब ये पेमेंट बैंक क्या होता है? पेमेंट बैंक भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह था। जब आज से 9-10 साल पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूस कराया गया, तो पेमेंट बैंक भी इंट्रोड्यूस कराया गया था, राइट? पेमेंट बैंक में बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हर तरह के पेमेंट तो एक्सेप्ट होते हैं, लाइक कह सकते हो कि आप सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, जितने भी डिपॉजिट्स या अकाउंट्स हैं वो तो है यहाँ पे। ये जो पेमेंट बैंक होते हैं दोस्तों, ये एक्सेप्ट करते हैं सारे डिपॉजिट्स, लेकिन ये लोन वगैरह नहीं देते। इनका इन्वॉल्वमेंट लोन में नहीं है, ये लोन नहीं दे सकते। हाँ, ये बात है कि ये इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कराते हैं। ये थर्ड पार्टी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये उसमें डील करते हैं, लेकिन ये सिर्फ लोन में इनका जो लोन में पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। और डिपॉजिट्स करने का जो रेशियो है वो भी ज्यादा नहीं होता है, एक कहीं ना कहीं लिमिट होती है हर तरह के इनके अकाउंट्स में। ये हो गया आपका पेमेंट बैंक। उसके अलावा है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, यानी कि ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों ग्रामीण बैंक क्या है? ग्रामीण बैंक आपको पता है, नाम से पता चल रहा है ग्रामीण बैंक, और बहुत साल पहले ये स्टार्ट हुआ था, 50-60 में स्टार्ट हो गया था ये ग्रामीण बैंक का प्रचलन, ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट, राइट? तो अगर मैं बात करूं ग्रामीण बैंक का, तो ये इनका मेन जो कंसर्न था और मेन जो मकसद है वो है किसानों को मदद करना। ये ग्रामीण बैंक एकदम प्योर जो रूरल एरिया होता है, वहां पे गांव में एकदम प्रॉपर जो गांव होता है वहां पे ग्रामीण बैंक खुलते हैं या खुलते थे, अब आज भी हैं वहीं पर गांव वगैरह में। तो गांव वगैरह में जो लोग होते थे, जो किसान होते थे, जो जिनको कोई जानकारी नहीं है, उनको जानकार बनाने के लिए, उनको सारी सर्विसेज देने के लिए आरआरबी का स्टार्टिंग किया गया, आरआरबी को इनिशिएट किया गया, ग्रामीण बैंक शुरुआत की गई। तो ये ग्रामीण बैंक होता है। तो ये सारे आपके कमर्शियल बैंक हो गए, राइट? इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों बैंकिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं एग्जैक्टली। देखिए बैंकिंग प्रोडक्ट तो आपको पता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, लोन वगैरह हो गया, ये सब प्रोडक्ट हैं। लेकिन बहुत आसानी से आरबीआई के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है किसी भी बैंक में। और दो प्रोडक्ट क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज। क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज। तो बैंकिंग प्रोडक्ट्स को, बैंक को बेसिकली बैंकिंग प्रोडक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एसेट्स और लायबिलिटी। अब आप समझते हैं दोस्तों एसेट्स क्या होता है। एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है एसेट्स का मतलब? संपत्ति, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी। अब आप समझिएगा, एसेट्स का बेसिक सा मतलब होता है वो चीज, कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज, चाहे वो कोई जमीन हो, कोई मशीन हो, कोई पैसा हो, वो चीज जिसके ये आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट हो। क्या? वो कोई भी चीज, ऐसी चीज जिसके जरिए आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होता है, वो आपका एग्जैक्टली वही एसेट्स कहलाता है। हालांकि एसेट्स तो प्रॉपर्टी भी होती है, जो प्रॉपर्टी चाहे वो वैल्यू दे या ना दे, वो भी होती है आपकी एसेट्स। बट एग्जैक्टली अगर एसेट्स की मैं बात करूं तो एसेट्स मतलब जो आपके लिए फायदेमंद हो, आने वाले टाइम में जिसके जरिए आपकी कमाई हो, आने वाले टाइम में जिसके जरिए आपको पैसा मिले, वही होता है एसेट्स। वही एसेट्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे घर, अगर कोई घर है, आज घर की कीमत अगर 1 करोड़ है, तो आने वाले भले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल में जो कीमत होगी वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्यों भाई? घर कैसे बोल सकते हो? घर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? घर तो पुराना होता जाएगा तो वैल्यू तो कम होना चाहिए। अरे सर, घर की वैल्यू बढ़ क्यों रही है? घर तो पुराना हो रहा है, अग्रीड, लेकिन घर की वैल्यू इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आस पड़ोस में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आस पड़ोस में डेवलपमेंट हो रहा है, आस पड़ोस में मान लीजिए आज जंगल है, आपका घर जो है वो जंगल में है, आने वाले 5 साल में वहां पे पेट्रोल पंप भी आ गया, वहां पर हाईवे भी बन गया, वहां पर 2 किलोमीटर में आपका एक मॉल भी बन गया, मार्केट भी बन गया। तो ये क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये डेवलपमेंट है। इससे क्या होगा? वैल्यू, जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये होता है आपका एसेट। वहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों कार की, मैंने क्या किया? आज कार लिया मान लो 5 लाख रुपए की, और जैसे ही मैंने उसको रोड पे उतारा, रोड पे उतरने के बाद उसकी 10% वैल्यू गिर गई, 10% वैल्यू गिर गई। तो ये क्या है? ये भी एसेट्स है, लेकिन ये है डेप्रीशिएटेड एसेट्स। डेप्रीशिएट, वैल्यू गिर रही है, डेप्रीशिएटेड एसेट्स है। और जमीन क्या है?
घर क्या है, ये एप्रिशिएशन हो रहा है, हमारी जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो रही है, वो बढ़ रही है। ये जो एसेट्स होंगे वो एप्रिशिएटेड एसेट्स होते हैं। तो इन शॉर्ट एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एप्रिशिएटेड एसेट्स और डेप्रिशिएटेड एसेट्स। डेप्रिशिएटेड एसेट्स मतलब वो एसेट्स, वो सामान, वो चीज जिसकी वैल्यू डाउन होती है, वैल्यू गिरेगी आगे चल के, वो होता है डेप्रिशिएटेड एसेट्स। वहीं पे एप्रिशिएटेड एसेट्स का मतलब होता है वो चीज, वो सामान, वो पैसा, वो चीज जिसकी वैल्यू आगे चल के बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो वो होता है आपका एसेट्स, एप्रिशिएटेड एसेट्स। तो अगर बैंक की बात करें दोस्तों, बैंक में क्या है एसेट्स, तो बैंक के लिए फिर रिपीट कर रहा हूं, बैंक के लिए जो बैंक के उधार हैं, जैसे लोन हो गया, जितने भी तरह के लोन होते हैं वो सारे लोन क्या है, बैंक के लिए एसेट्स होते हैं। वो सारे लोन क्या है, बैंक के एसेट्स हैं, राइट। लेकिन अगर मैं कस्टमर की बात करूं, मैं अगर लोन लिया हूं 1 लाख रुपए का बैंक से, बट वो मुझे देना है, वो मेरे लिए एसेट्स बिल्कुल भी नहीं है। बैंक के लिए एसेट्स क्यों है, क्योंकि बैंक ने आज अगर 1 लाख रुपए मुझे दिया है, तो मैं जो ईएमआई भरूंगा, जो मैं किस्तें दूंगा, वो किस्तें पता है, वो किस्तें उसमें इंटरेस्ट भी दे रहा हूं मैं साथ में। तो मैं बैंक के लिए क्या हूं, एक कमाई का जरिया हूं, क्योंकि मैंने उनसे लोन लिया है, उधार लिया है, जो उधार मुझे किस्तों के साथ, इंटरेस्ट के साथ मुझे उनको देना है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। बैंक के लिए एसेट्स जो है, लोन जो है, वो सारे लोन एसेट्स हैं, क्योंकि लोन में क्या होता है, बैंक ने आज लोन दिया 1 लाख रुपए का, अब आने वाले हर का एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक समय तक इंटरेस्ट लेता रहेगा बैंक, तो चार्ज करती है बैंक, तो इंटरेस्ट लेता है, वो क्या है, बैंक के लिए एसेट्स है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं, मैं कस्टमर हूं, 1 लाख रुपए का लोन लिया है, मुझे जरूरत थी, मेरे दुख में कौन खड़ा हुआ, बैंक खड़ा हुआ। तो बैंक मेरे लिए खड़ा है, बैंक ने मुझे दिया, मुझे उधार दिया, मुझे लोन दिया, अब मेरी जो नीड्स है वो पूरी हो रही है। लेकिन मुझे भूलना नहीं है कि पैसा मेरा नहीं है, मुझे जरूरत थी तो मुझे पैसा मिला। पैसा किसका है, बैंक का है। तो आज तो मुझे पैसा मिल गया, लेकिन एग्जैक्टली ये मेरा पैसा नहीं है। पैसा जिसका है मुझे उसको वापस करना है इंटरेस्ट के साथ। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो 1 लाख रुपए का लोन मैंने लिया है, इसको मैं किस्तों में या कैसे भी मैं इसको पेमेंट करूं बैंक को, या जहां से मैंने लिया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है लायबिलिटी। जी, लायबिलिटीज क्या होता है, मतलब एक ऐसी जिम्मेदारी, जब आपकी जरूरतें थी, जब आपको जरूरत था, जब आपको प्रॉब्लम थी, तब आपको बैंक ने या किसी ने क्या किया, दे दिया पैसा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जरूरत पड़ने पे आपको पैसा तो मिल गया, लेकिन ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा आपको उसको वापस करना है जिसका पैसा है, जो ओरिजिन पॉइंट है, जो मेन सोर्स है, उसको पैसा आपको वापस करना है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। यही होता है लायबिलिटी। तो एक लोन की बात करूं, बैंक के लिए जो लोन होता है वो एसेट्स होता है, कस्टमर के लिए जो लोन होता है वो जिम्मेदारी होती है, वो लायबिलिटीज होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लायबिलिटीज। अब बैंक के लिए लायबिलिटीज क्या है, भाई लोन तो एसेट्स है उनके लिए, लायबिलिटीज क्या है बैंक के लिए। बैंक की जो लायबिलिटी है दोस्तों, बैंक की जो लायबिलिटी है वो है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स। यानी कि वो सारा पैसा जो बैंक में पड़ा है, कस्टमर का पैसा है, वो बैंक का नहीं है। बैंक क्या करती है, बैंक कस्टमर को वापस देती। जब भी कस्टमर मांगेगा कि उनको सेविंग अकाउंट से पैसा निकालना है, फिक्स डिपॉजिट्स निकालने हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स निकालनी है, तो बैंक क्या करती है, बैंक उनको पैसा पे करती है, राइट। डिमांड पे तो बैंक पैसा करती है पे। तो यही क्या है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो ये क्या है, बैंक के लिए जिम्मेदारी है। कस्टमर ने जिम्मेदारी दी है बैंक को कि भैया ये हमारा पैसा रखो और इसमें इंटरेस्ट बना के हमको दो। तो बैंक बोलती है हाँ भैया, जैसे आप कस्टमर हो, आप जैसे लोन हमसे लेते हो, हमको आप किस्तें देते हो इंटरेस्ट के साथ, वैसे हम बैंक आपका पैसा हम रखेंगे डिपॉजिट, और हम भी इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट बना के आपको देंगे। सिंपल है। तो ये होता है एसेट्स और लायबिलिटी। अगर मैं एसेट्स में बात करूं, एसेट्स में क्या क्या आता है, लोन, सारे लोन एसेट्स में आते हैं। जैसे लोन की बात की जाए तो दोस्तों लोन होता है, एग्जाम्पल के तौर पे लोन जैसे क्या होगा, एजुकेशन हो गया। लोन की अगर बात करें तो लोन क्या होता है, लोन होता है उधार। जब जरूरत पड़ती है
कस्टमर लोन लेता है बैंक से, बैंक पूरा लोन के लिए कस्टमर को एनालाइज करता है, कस्टमर को समझता है, कस्टमर की इनकम देखता है, ये चेक करता है कि ऐसा तो नहीं कि लोन ले और लोन लेने के बाद ये हमें किस्तें ना दे पाए, हमें ईएमआईज ना दे पाए, ऐसा तो नहीं है। एक बैंक पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हैं, हर एक डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे कस्टमर के, तब जाके वो अगर सेटिस्फाइड होते हैं तब जाके बैंक वाले लोन देते हैं कस्टमर। लोन कई तरह के होते हैं। लोन हो गया जैसा सबसे डिमांडिंग लोन जो है दोस्तों वो है आपका तीन लोन सबसे डिमांडिंग है, राइट। सबसे नंबर 1 पे आता है पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोन है और एजुकेशन लोन भी आता है वैसे तो, हालांकि लोन बहुत सारे हैं। एग्रीकल्चर लोन का अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। एग्रीकल्चर लोन है और यहाँ पे आपका जैसे मैंने बोला गोल्ड लोन हो गया, बहुत सारे लोन होते हैं। बेसिकली आपको कुछ लोन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे आपका हो गया पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, इन सब लोन्स के बारे में बहुत अच्छे से आपको नॉलेज चाहिए, कार लोन एज वेल। तो ये टाइप्स ऑफ लोन्स हो गए। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि आपके लायबिलिटीज भी जो लायबिलिटीज के प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, लायबिलिटीज के प्रोडक्ट होते हैं अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो बिजनेस पर्पस के लिए खोला जाता है, यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई बिजनेस करते हैं, राइट, तो आप उस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। वहीं पे सेविंग अकाउंट बेसिकली सेविंग पर्पस के लिए होता है। आप सैलरी वाले हो, आप बिजनेस वाले हो, तो भी आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। सेविंग अकाउंट कोई भी ओपन करा सकता है, चाहे वो सैलरीड वाला हो या जॉब करता है या बिजनेस करता है, कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करा सकता है। लेकिन करंट अकाउंट से वही ओपन करा सकते हैं जो बिजनेस करते हैं। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, जैसे इंटरेस्ट पे करती है ना बैंक, तो करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है 2%, 2.5%, 3%, 3.25%, 3.5%, 4% के आसपास। ये डिपेंड करता है उनके प्रोसेस पे, डिपेंड करता है आप कितना डिपॉजिट रखते हो और उनका प्रोसेस क्या है। बैंक का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करता है। और जो करंट अकाउंट है ये बिजनेस पर्पस के लिए होता है, इसीलिए ये अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, जितने ट्रांजैक्शन करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। वहीं पे सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, लिमिट्स होते हैं, लिमिट्स होती है ट्रांजैक्शन की। आप कंटिन्यूसली या फिर आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते सेविंग अकाउंट। ये बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, मेन डिफरेंस यही है। उसके अलावा दोस्तों समझेंगे आरडी और एफडी, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या होता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है आप क्या करोगे, आपके पास पैसा आ गया, कहीं से एक बल्क पैसा आ गया 10,000, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक बल्क पैसा आ गया 10,000 रुपए। आपने क्या किया, इस 10,000 रुपए को साल भर के लिए एक साल के लिए किसी बैंक में क्या क्या फिक्स कर दिया, आपने फिक्स करके रख दिया। तो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर समय के लिए जब हम फिक्स करते हैं तो वही फिक्स डिपॉजिट होता है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स होता है, 5%, 6%, 7%, 8%, डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक, डिपेंड करेगा उनका प्रोसेस क्या है और आपका टेन्योर क्या है। आप कितने समय के लिए पैसा डिपॉजिट कर रहे हो या पैसा फिक्स कर रहे हो कितने समय के लिए, उस पर भी मैटर करता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर क्या अगर मैं एफडी कराता हूं, फिक्स डिपॉजिट मैंने करा लिया एक साल के लिए, बट मुझे 6 महीने के बाद मुझे इमरजेंसी आ गई, तो क्या मैं इसको निकलवा सकता हूं, विड्रॉ कर सकता हूं? बिल्कुल आप विड्रॉ कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन विड्रॉल पे कोई ना कोई पेनल्टी लगेगी, 1%, 2%, कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं, बैंक चार्ज करती है, पेनल्टी करती है आपको। अगर आपका मैच्योरिटी से पहले, आप टाइम से पहले, जो टाइम खत्म हो रहा है उसके पहले जब आप पैसे विड्रॉ करते हो तो वहां पे पेनल्टी लगती है। और ये कितने टाइम के लिए होता है, कितने टेन्योर क्या होता है, 7 दिन से लेके 10 साल तक के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, 7 दिन से लेके 10 साल तक के लिए फिक्स डिपॉजिट। वही आरडी क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे मैंने बोला कि फिक्स डिपॉजिट में हमने एक बल्क अमाउंट लिया 10,000 रुपए, रिकरिंग में क्या होगा, रिकरिंग डिपॉजिट में होगा टुकड़ों में, रिकरिंग मतलब टुकड़ों में। अब हमने 10,000 एक साथ नहीं दिया, मैंने बोला कि सर मुझे 10 महीने के लिए करना है, हर महीने एक फिक्स अमाउंट मैं अकाउंट में दूंगा, हर महीने फिक्स अमाउंट में जमा करूंगा। मान लीजिए 1,000 मैंने फिक्स किया,
मैंने डिसाइड किया मैं हर महीने 1000 रुपए दूंगा, तो हर महीने मेरा 1000 रुपए जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, फिक्स डिपॉजिट के बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, राइट। और इसकी जो टेन्योर होती है वो 6 महीने से स्टार्ट होती है, ना कि 7 दिन से। मिनिमम टेन्योर 6 महीना होना ही होता है से लेकर 10 साल तक होता है इसमें भी। तो यही है रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट का डिफरेंस। ऑलराइट, यहां पे एक पॉइंट और आता है दोस्तों, एनपीए। एनपीए क्या होता है? एनपीए नाम सुना होगा बहुत। एनपीए, कंपनी का अगर एनपीए हो गया, बैंक का अगर एनपीए हो गया, मतलब बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो रही है, मतलब बैंक में लॉस, बैंक लॉस में जा रही है अगर एनपीए होता है तो दोस्तों एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एग्जैक्टली है क्या एनपीए? आइए समझते हैं आसान भाषा में। अगर आपने कोई लोन लिया है, बैंक ने कोई लोन दिया है किसी कस्टमर को, बैंक ने कोई लोन दिया है किसी कस्टमर को, लेकिन कस्टमर उसको 3 महीने तक, कितना? 3 महीने तक, 90 दिन तक अगर कस्टमर उसको ईएमआई नहीं दे पा रहा है, राइट। कस्टमर को लोन मिला, बैंक ने लोन दिया कस्टमर को, लेकिन कस्टमर ने 3 महीने तक, 90 दिन तक अगर उसकी ईएमआई नहीं चुका पा रहा है, तो वो लोन जो होगा वो एनपीए कहलाता है। वो लोन जो है वो बैड लोन कहलाता है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये एक ऐसा एसेट बन जाएगा, ये एनपीए, ये लोन एक ऐसा एसेट बन जाएगा जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, जो कमाई का जरिया नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि जिसको हमने लोन दिया है वो खुद लोन का पैसा वापस नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए आपने सुना होगा बीच में बहुत सारे वसूली लोग निकले थे, वसूली पे कुछ मूवीज भी आई है, वसूली वाले कॉन्सेप्ट पे, राइट। तो वसूली वाला कॉन्सेप्ट बहुत निकला था बीच में कि धमकी वमकी दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं वसूली वाले, ऐसा वैसा बहुत सारा होता था, गांव में ज्यादा होता था। तो आरबीआई ने भी एक कानून बनाया है कि भाई अगर आपका कस्टमर आपसे लोन लिया है और आपको पैसा नहीं दे पा रहा है, वो आपको ईएमआई नहीं भर पा रहा है, आप कुछ भी करो, लेकिन आप ना तो धमकी दे सकते हो, ना तो गाली दे सकते हो, और मारपीट की बात तो बहुत दूर है, ये क्राइम है एक तरह से। तो अगर आप लोग भी याद रखिए, एक जागरूकता है दोस्तों, अगर आप लोग कोई लोन लिए हैं, बाय द वे अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे और आपने कहीं ईएमआई अगर नहीं भर पा रहे, नहीं दे पा रहे हैं, कुछ इश्यूज आ रहा है, तो बैंक्स को आप इतना जरूर करिए, बैंक को इन्फॉर्म जरूर करिए कि XYZ रीजन के जरिए आप नहीं कर पा रहे हो। मेल करिए, ब्रांच विजिट करिए, कुछ ना कुछ करिए। और उसके बाद भी अगर कोई भी रिकवरी टीम से, रिकवरी बोला जाता है इनके, जो वसूली वाले होते हैं उनको रिकवरी टीम बोलते हैं, तो रिकवरी टीम से कोई भी एजेंट अगर आपके पास आता है, आपको कॉल करता है, कॉल करके प्यार से बात कर रहा है तो चलेगा। कॉल करके अगर बदतमीजी से बात कर रहा है, कॉल करके अगर आप पे वो दबाव डाल रहा है, वो गाली गलौज कर रहा है, तो ये अलाउड नहीं है, ये इलीगल है एक तरह से, राइट। लेकिन सिंपल सी बात है दोस्तों, बैंक भी क्या करे, बैंक को भी ये करना पड़ता है। रीजन क्या है कि अगर आपने लोन लिया है तो आपकी जिम्मेदारी है वो लोन आप चुकता करिए, वो लोन का रीपेमेंट आप करिए। तो एनपीए सिंपल सा मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एक ऐसा एसेट, एक ऐसा लोन जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो कस्टमर ने लोन लिया है वो कस्टमर लोन वापस रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, जो भी XYZ रीजन हो। तो ये इस तरह के लोन एनपीए कहलाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बहुत इजी लैंग्वेज या इजी तरीके में प्रेजेंट करने की, और आपको अगर कुछ भी और भी जानना है, ये फर्स्ट सीरीज है, सेकंड सीरीज में मैं बात करूंगा आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, मैं उस पर बात करूंगा, उस पर प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना है कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिए, डेफिनेटली मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा दोस्तों। हो सकता है उस पर वीडियो भी बना दूं। लास्ट में एक चीज और बताना चाहूंगा, ये तो बैंकिंग की बात हो गई, तो बैंक्स की बात हो गई। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको बिजनेस के टर्म्स चाहिए, जैसे मैंने बैंकिंग टर्म्स का हमने ये सीरीज चला रहे हैं, उसके अलावा अगर आपको बिजनेस के टर्म्स की सीरीज जाननी है, समझनी है, तो आप ये वाला हमारा वीडियो देख सकते हो, शार्क टैंक। मैंने यहां पर भी एक स्लाइड लगा रखा है, ये हमारा एक वीडियो है दोस्तों, ऊपर भी लिंक ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। तो शार्क टैंक की हमने 3 सीरीज बनाई है, जहां पे शार्क टैंक में जितने भी टर्म्स यूज किया जाता है मैंने उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो बहुत ही शानदार वीडियो है, बहुत ही मजा आएगा, आसान भाषा में समझाया है, तो इसको जाके जरूर देखिए। और फिर बोलूंगा दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, किसी और जगह आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल BFSI अड्डा 24/7 को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूनिक
हम फैक्ट्स लाते रहते हैं, अलग अलग तरह के स्टाइल में हम वीडियोस लाते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। डजंट मैटर आप बैंक में जाना चाहते हो या कुछ और आपका करियर है, आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जो कि हम लाते हैं आपके लिए और लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।